ममता तिवारी से बात कर लेते हैं इस बुलेटिन की। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ा ये पूरा मामला। ट्रेनी एसआई की सैलरी रोकने प्रार्थना पत्र दायर, हाईकोर्ट में दायर किया गया प्रार्थना पत्र। याचिकाकर्ता ने कहा नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू होना चाहिए। याचिकाकर्ता कैलाश चंद्र शर्मा ने हाईकोर्ट में यह प्रार्थना पत्र लगाया है। सौरभ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे है। सौरभ, एक प्रार्थना पत्र लगाया गया है जिसमें नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू होने की मांग की गई है। जी बिल्कुल, देखिए इसके पीछे कारण ये है कि 9 जनवरी को हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए पुलिस मुख्यालय से कहा था कि तमाम जो ट्रेनी एसआई हैं इनकी फील्ड ट्रेनिंग जो है वो उस पर रोक लगाने के आदेश जो है वो दे दिए हैं। तो अब जो याचिकाकर्ता हैं कैलाश चंद्र शर्मा, उनकी तरफ से एडवोकेट हरेंद्र नील ने ये याचिका जो है वो हाईकोर्ट में लगाई है कि जो इन लोगों के कार्य पर हाईकोर्ट ने जब रोक लगा दी है तो फिर इनको भुगतान जो है वो क्यों किया जाता है। क्योंकि अभी फिलहाल जो ट्रेनी एसआई हैं उनको ट्रेनिंग के दौरान 26,500 रुपये का भुगतान जो है वो किया जाता है। ऐसे में ये वेतन भी रोकने की मांग जो है वो याचिकाकर्ता द्वारा की गई है, क्योंकि फील्ड पोस्टिंग पर तो रोक लगा ही दी गई है हाईकोर्ट द्वारा। इस लिहाज से ये मांग जो है वो हाईकोर्ट में की गई है कि इन लोगों की वेतन को भी जो है वो रोका जाए। ये बात जो है वो फिलहाल कही है। अब देखना होगा किस प्रकार से हाईकोर्ट जब इसकी सुनवाई करेगा तो किस प्रकार से इस पर जो है वो आदेश देता है। लेकिन हाल फिलहाल याचिकाकर्ता की ओर से ये प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट में लेकिन ये कितना जायज है कि नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू होना चाहिए? देखिए, ये चूंकि इस लिहाज से ये मामला जो है वो काफी पेचीदगी भरा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इन तमाम जो ट्रेनी एसआई हैं उनकी फील्ड पोस्टिंग पर जो है वो रोक लगा रखी है। तो याचिकाकर्ता का ये मानना है कि अगर काम नहीं हो रहा है, काम नहीं किया जा रहा है और काम पर रोक लगा रखी है तो फिर उनको भुगतान जो है वो किस बात का दिया जाए, ये बात जो है वो इस याचिका में कही गई है। तो अभी सिर्फ ये याचिका लगी है, इस पर सुनवाई जो है वो किस प्रकार से होती है ये देखने वाली बात होगी। ठीक है सौरभ, क्या कोई ऐसा नियम है कि अगर हाईकोर्ट ऐसा डिसीजन लेता है तो इस तरीके की याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करे और ऐसा अप्लाई भी हो सकता है? देखिए, हाईकोर्ट क्या कुछ करता है ये हाईकोर्ट के विवेक पर जो है वो निर्भर है। लेकिन पहले भी इस प्रकार की मांगे जो है वो होती रही हैं और मांग करना तो कह सकते हैं कि जायज ही है। लेकिन मांग क्या को लेकर हाईकोर्ट किस प्रकार का आदेश देता है ये हाईकोर्ट पर निर्भर है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए सौरभ। तो फिलहाल ट्रेनी एसआई की सैलरी रोकने प्रार्थना पत्र दायर किया गया है जिसमें नो वर्क नो पे के सिद्धांत को लागू करना चाहिए, इस बात की मांग की गई है। नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू होना चाहिए, याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है। और उदयपुर से बड़ी खबर है। स्कूल वैन के चालक की लापरवाही सामने आई है। शराब के नशे में चल रहा था स्कूल की ये वैन। स्पीड ब्रेकर आने पर वैन से गिरे 3 बच्चे। वैन से गिरने से बच्चों को आई हैं चोटें। मामले को लेकर परिजनों में गुस्सा है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया है। स्कूल वैन के चालक की लापरवाही जो है वो सामने आई है। वैन से गिरने से बच्चों को चोटें आई हैं। मामले को लेकर परिजनों में गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल पुलिस ने ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया है। अगर आप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि जो ड्राइवर बच्चों को लेने आया है वो कैसा है, कहीं उसने शराब तो नहीं पी रखी है, वो किसी तरीके का नशा तो नहीं करता है। अगर आपको ऐसा कुछ भी अनुभव होता है तो इसके बारे में आप स्कूल पर कंप्लेन करिए और ड्राइवर को तुरंत प्रभाव से चेंज करने की मांग करिए, क्योंकि इस तरीके के हादसे जो सामने आते हैं ये अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। देखिए, स्पीड ब्रेकर आता है और स्पीड ब्रेकर आने पर वैन से 3 बच्चे नीचे गिर जाते हैं। संवाददाता कपिल फोन लाइन पे हमारे साथ है। कपिल, बहुत बड़ी लापरवाही स्कूल वैन के चालक की सामने आई है, क्या वो नशे में था, इस बात की पुष्टि हुई है? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी लापरवाही है। बच्चों की जान के साथ एक तरह से ये खिलवाड़ कहा जा सकता है। स्कूली बच्चे वैन के अंदर जा रहे थे और उसी दौरान एक स्पीड ब्रेकर पर काफी तेज गति में वैन थी जिसका गेट स्पीड ब्रेकर पर झटका लगने से खुल गया और वैन के अंदर से 3 बच्चे नीचे गिर गए जो कि हल्के चोटिल भी हुए। जो प्रत्यक्षदर्शी है जो इनसे हमारी बात हुई उनके अनुसार जो वैन का जो चालक था नशे में बताया जा रहा है। ये और भी बड़ी लापरवाही हो जाती है कि वैन का चालक स्कूली बच्चों को लेकर जा रहा था, वो नशे में था। हालांकि इन सभी बातों की पुष्टि पुलिस की जांच के दौरान होगी,
लेकिन पुलिस ने जैसे ही सूचना मिली, जो वैन का जो चालक था उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी और जो परिजन थे उन्होंने स्कूल प्रबंधन के सामने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। जी ठीक है कपिल, बच्चों को कितनी चोट आई है, क्या गंभीर चोटें तो नहीं है? देखिए, बताया जा रहा है कि हल्की चोटें लगी है, बहुत ज्यादा गंभीर चोटें बच्चों को नहीं लगी है, लेकिन उन्हें प्राथमिक जो ट्रीटमेंट है वो मुहैया करवाया गया सबसे पहले, और जो सबसे नजदीकी चिकित्सालय था वहां पर उन्हें ले जाया गया था। बहुत धन्यवाद आपका कपिल तमाम जानकारी देने के लिए। जयपुर के एसएमएस अस्पताल स्थित कार्डियक सेंटर के निर्माण कार्य में लापरवाही आई है सामने। कार्डियक बिल्डिंग के बाहर टैंक की खुदाई के चलते पास ही में बनी बिल्डिंग में क्रैक आ गया है, जिससे बिल्डिंग मालिक खौफ के साए में है। तस्वीरों में दिख रही दुकान के बगल में जेडीए ने 50 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया है, जिसके चलते बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। बिल्डिंग में जगह जगह क्रैक है, हालांकि बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया है। माना जा रहा है कि गड्ढे को खोदने से पहले जेडीए के इंजीनियर्स ने ठीक से पाइलिंग कार्य पूर्ण नहीं किया। निर्माण कार्य में जल्दबाजी और लापरवाही के चलते ये क्रैक आए हैं। भी गिर सकती है और हमें तो ये लगा, लेकिन हमने प्रिंसिपल साहब को भी फोन करके बताया तो उन्होंने कहा जेडीसी को हमने बता दिया है, वो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी 24 घंटे तक कोई कार्रवाई हो नहीं पाई उस मामले में। प्रशासन भी लापरवाह रहा या जो भी हॉस्पिटल हुआ तुरंत कार्रवाई नहीं की गई। अभी भी बिजनेस खराब हो रहा है, 4 दिन दुकान में है, कोई आने पास आने की नहीं सोच रहा, दुकान में गिरने का डर है। हमने पहले इनको बोला भी था कि बिल्कुल है ना, जो दुकान से सटा के इन्होंने नीचे पिल्लर लगाए थे, बेसमेंट की खुदाई करी इन्होंने करीब 50 फुट, और हमारे को 2-3 दिन पहले ही ऐसे क्रैक आ रहे थे, तो हमने इनको बोला भी था, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने पिल्लर लगा रखे हैं, आपकी कुछ भी नहीं होगा नुकसान, आप सेफ जोन में हो। लेकिन उसके बाद शनिवार को 4 बजे के करीब और जैसे एकदम बहुत कट की आवाज़ आई, और ये हमारे जो नीचे कोटा स्टोन का फर्श बना था उसके जो चौके थे वो ऊपर उछलने लग गए और ऊपर से भी क्रैक आ गया। एसएमएस हॉस्पिटल की ये जो कार्डियोलॉजी बिल्डिंग है, इसके बेसमेंट की खुदाई के अंदर बड़ी लापरवाही है जो सामने आई है। बगली में बनी ये जो दुकानें हैं इनके अंदर बड़ा क्रैक आ गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि ये जो बिल्डिंग यहाँ पर जिसका निर्माण कार्य चल रहा था, जिसका बेसमेंट खोदा गया, इस बेसमेंट की खुदाई के अंदर कहा जा सकता है कि जेडीए प्रशासन की जो बड़ी लापरवाही है वो सामने आई है। कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर लोगों की सूझबूझ से अब जो काम है वो बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब ये बिल्डिंग है कभी भी गिर सकती है। हालांकि जो व्यापारी हैं उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द ये जो बिल्डिंग है इसको ठीक किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, लेकिन ये जो बिल्डिंग है कहीं ना कहीं लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। यहाँ पर जो आवाजाही है लोगों की वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं हादसा हो सकता है। जेडीए के जो इंजीनियर्स हैं अब इस अपनी खामी को छुपाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ये जो निर्माण कार्य है जिसके अंदर लापरवाही आई है उसके ऊपर कोई एक्शन हो पाता है या नहीं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और अब जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां समरावदा हिंसा मामला, नरेश मीणा ने हाईकोर्ट से मांगी जमानत। टोंक जिला अदालत ने खारिज की थी नरेश मीणा की जमानत अर्जी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग अफसर को मारा था थप्पड़। 15 जनवरी को हाईकोर्ट में हो सकती है नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई। तो देखिए, पहले जिला कोर्ट ने क्योंकि मना कर दिया था, खारिज कर दी थी जमानत अर्जी, और अब जो है जमानत अर्जी हाईकोर्ट में लगाई गई है। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद विवाद में आ गए थे, और उसके बाद गांव में भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ था नरेश मीणा की वजह से, और उसके बाद पुलिस ने नरेश मीणा की गिरफ्तारी कर ली थी। नरेश मीणा के साथ ही कई अन्य लोगों की भी गिरफ्तारियां की गई थी, और ऐसे में अब 15 जनवरी का दिन अहम है, क्योंकि इस दिन हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। देखना होगा कि हाईकोर्ट से क्या नरेश मीणा को जमानत मिल पाती है या नहीं। और अब खबर अलवर से है, जहां दिल्ली रोड पर सड़क धंसने के मामले में बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। यहां क्रेन की मदद से सड़क में बने गड्ढे में गिरे डंपर को बाहर निकाल लिया गया है। करीब 4 घंटे की मशक्कत लगी है, और आपको बता दें कि सीवरेज लाइन धंसने की वजह से सड़क में बना गड्ढा हो गया था, और जिसमें ये डंपर समा गया था। तस्वीरें आपके सामने है, आप इस तस्वीर के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि आराम से डंपर इस सड़क से जा रहा था, और तभी अचानक से
बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और डंपर उसी गड्ढे में चला जाता है। सड़क धंसने से ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल समय रहते ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अभी फिलहाल क्रेन की मदद से इस डंपर को बाहर निकाल लिया गया है। दिल्ली रोड पर फंसे जो डस्ट का जो डंपर था उसको अभी 4 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद में बाहर निकाला जा चुका है। क्रेन की सहायता से डंपर को बाहर निकाल लिया गया है और अब हम आपको दिखाते हैं कि मौके पर किस तरह से लोगों की भीड़ जमा है और किस तरह से जो डंपर है उसको किस तरह से क्रेन के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है और 4 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद में बाहर निकाला गया है। वहीं मौके पर जो है जो एसडीएम है प्रतीक जुईकर वो मौके पर पहुंच गए थे और साथ में यहाँ पर जो तहसीलदार है वो पहले से ही यहाँ पर जो है नजर बनाए रखी हुई थी और साथ में जो इस तरह से जो यहाँ पर जो डंपर को बाहर निकाला गया, लेकिन किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। अचानक ये जो डंपर है वो सीवरेज लाइन नीचे से निकल रही थी और ये गड्ढे के अंदर धंस गया था और उसके बाद में यहाँ जो ड्राइवर था वो बाल यहाँ जो बच गया और उसको जो है डंपर को बाहर अब निकाल लिया गया है। लेकिन 4 घंटे लगे क्योंकि मौके पर प्रशासन जो है वो बहुत लेट लतीफी से पहुंचा था और प्रशासन को सूचना मिलने के बाद में पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद था। लोगों की स्थानीय यहाँ भीड़ मौजूद थी, लेकिन लोगों की भीड़ को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में मौजूद था और बैरिकेटिंग भी की गई थी। लेकिन डस्ट से भरे जो डंपर है उसको निकालने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि प्रशासन के पास में किसी भी तरह के कोई इंतजाम नहीं थे, न कोई जेसीबी थी न कोई क्रेन थी जिससे कि उस डंपर को तत्काल बाहर निकाला जा सके। लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ है और क्रेन जो है बड़ी उससे इस डंपर को बाहर निकाला गया है और मौके पर जो अधिकारी है नगर निगम के जो आयुक्त हैं जितेंद्र नरूका जी और साथ में जो यहाँ पे तहसीलदार है वो भी नजर बनाए हुए हैं और जो मौके पर जो ट्रैफिक जो जाम था उसको एक तरफा खुलवा दिया गया है और आगे भी अब इस देखते हैं कि किस तरह से प्रशासन इस पर कार्रवाई कर पाता है। नितिन शर्मा, न्यूज 18 अलवर। और अब जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। प्रदेश में 9 जिलों को खत्म करने का ये पूरा मामला, गंगापुर जिले को खत्म करने से जुड़ा मामला। हाईकोर्ट ने याचिका की मेंटेबिलिटी पर उठाए हैं सवाल। याचिकाकर्ता को पूरी डिटेल पेश करने के आदेश दिए हैं और राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए समय दिया गया है। राज्य सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया गया है। रामकेश मीणा की जनहित याचिका पर दिया आदेश। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और जस्टिस उमा शंकर व्यास की खंडपीठ ने ये आदेश दिए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं जहां पर गंगापुर जिले को खत्म करने से जुड़ा ये पूरा मामला है और आपको बता दें उदयपुर से बड़ी खबर है। 3 कारों में एक साथ आग लग गई है और आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। देबारी इलाके में खाली प्लॉट में ये कारें पड़ी हुई थी और कार में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। असामाजिक तत्वों के आग लगाने की संभावना है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो देबारी इलाके में खाली प्लॉट में पड़ी हुई थी कारें और तीनों कारों में आग लगी है। भीषण आग का तांडव देखने को मिल रहा है। असामाजिक तत्वों के आग लगाने की संभावना है। आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें आपके सामने है। खाली प्लॉट था जहां पर ये 3 गाड़ी खड़ी हुई थी और वहां पर जो है गाड़ियों में आग लग जाती है। अब ये जांच का विषय है कि आखिर ये आग खुद से लगी है या किसी के द्वारा लगाई गई है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। पदमपुर में बस और बोलेरो में भिड़ंत हो गई है और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों शवों को मोर्चरी में रखवाया गया। घने कोहरे की वजह से ये दुर्घटना हुई है। तो तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए जरा किस तरीके से कोहरे का कहर जो है यहाँ पर देखने को मिला है। घने कोहरे की वजह से 3 लोगों की जान चली गई है क्योंकि बस और बोलेरो में भिड़ंत हो गई है। तो ये इस वक्त की तस्वीर है, रफ्तार का कहर है। और अब हम आपको 3 तस्वीरें हादसे की दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर श्रीगंगानगर से है जहां पदमपुर में घने कोहरे की वजह से बस और बोलेरो में भिड़ंत हो गई और इस भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं बीकानेर में कार और बाइक में टक्कर होने से युवक की मौत हो गई है। बाइक सवार, घटना के बाद कार चालक मौके से फरार है।
तीसरी तस्वीर भीलवाड़ा की है, जहां अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद स्लीपर बस पलट गई, जिसमें 24 से अधिक यात्रियों के घायल होने की खबर है। कोतवाली पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तस्कर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने तस्कर आमिर खान को डिटेन किया है। मुठभेड़ के दौरान तस्कर के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने मौके से हथियार और 25 ग्राम एमडी भी बरामद किए हैं। पुलिस जब नाकाबंदी कर रही थी तब तस्कर आमिर खान पहुंचा और उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें तस्कर घायल हो गया। पुलिस का कहना है कि शहर में ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तांत गिर गया। हादसे के समय पोल में करंट भी चालू था, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जब पोल गिरा तो उसकी आवाज से मोहल्ले के लोग घरों से बाहर आ गए। तुरंत बिजली विभाग के लाइनमैन को सूचना दी। लाइनमैन ने ग्रामीणों की सूचना पर तुरंत बिजली काट दी है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं यह वो बिजली का पोल जो अचानक से गिर गया। जब इसकी आवाज आई तो आसपास मौजूद लोग अपने घरों से बाहर आए और तुरंत इसकी सूचना बिजली विभाग को दी, जिसके बाद बिजली को काट दिया गया। और अब आपको श्रीगंगानगर से बड़ी खबर देते हैं, जहां पर पुलिस रिमांड पर रुद्र शर्मा के किडनैपर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस आरोपियों ने गोलगप्पा विक्रेता की चुराई थी सिम, फिर कॉल कर मांगी थी 10 लाख की फिरौती। मासूम रुद्र शर्मा को बड़ी पतंग दिलाने के बहाने किडनैप किया था। आरोपियों ने इजी मनी के लिए किया था रुद्र शर्मा का अपहरण। का आतंक देखने को मिल रहा है। चोरों का गिरोह मंदिरों को निशाना बना रहा है। रविवार को तलवाड़ा के जैन मंदिर में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, जिसमें अनुमानित तौर पर 20 से 25 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जैन समाज की ओर से मिली जानकारी के अनुसार चांदी कुल 4 बड़े छत्र और 28 छोटे छत्र, इसके साथ ही 16 प्रतिहार्य, 2 चांदी के अभिषेक कलश और 3 दान पेटी तोड़कर करीब 1 से 1.5 लाख रुपए की दान राशि की चोरी की गई। इसके अलावा चोरों ने अंत में मुख्य संभवनाथ मंदिर का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आवाज सुनकर चौकीदार जाग गया और चोर मौके से भागने में कामयाब रहे। बता दें कि चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। हमारे तलवाड़ा जैन मंदिर में कुछ बदमाश अंदर घुस के और मूर्तियों पे लगे चांदी के छत्र चोरी करके ले गए। मैं भी मौके पर आ गया हूँ। SHO साहब खुद आए हैं, हम स्टाफ और सारी टीम लेके आए हैं। घटना स्थल हमने देख लिया है और भी कैमरे हम दिखवा रहे हैं। हम शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करें। पाली जिले में सर्दी चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और बीती रात को चोरों ने औद्योगिक थाना क्षेत्र की लेबर कॉलोनी में 2 चोर चोरी करने के इरादे से घुसे। मकान का ताला तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इसी दरमियान पड़ोसी की नींद खुल गई और उसने पड़ोसियों को भी जगाकर बाहर बुलाया। दोनों चोर मौके से भाग गए। वहीं पड़ोसियों की सजगता से चोरी की वारदात टल गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। कोटा की लाइफलाइन चंबल नदी है, लेकिन चंबल का पानी पीने लायक नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की रिपोर्ट में कुछ इसी तरह का खुलासा हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की टीम ने चंबल नदी में 6 अलग अलग जगह पर सैंपल लिए और सभी सैंपल फेल हो गए, यानी पीने लायक पानी नहीं है। अकेलगढ़ PHED पंप हाउस, भितरी कुंड, मोजी बाबा की गुफा, चंबल रिवर फ्रंट पर 2 घाटों से सैंपल लिए गए थे, जो B श्रेणी के यानी पानी पीने योग्य नहीं है। कोटा के लिहाज से 236 MLD सीवरेज का गंदा पानी नहर से निकलता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए 8 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जिनकी क्षमता 158 MLD है, लेकिन हकीकत में ये प्लांट सिर्फ 80.84 MLD पानी ही साफ कर पा रहे हैं। ऐसे में 155.6 MD दूषित पानी सीधे चंबल में जा रहा है और यही वजह है कि ये गंदा पानी चंबल को
दूषित कर रहा है। कोटा की लाइफलाइन चंबल नदी लाखों लोगों के लिए जीवनदायिनी, लेकिन गंदे नाले के पानी के चलते यहां का पानी इतना दूषित हो गया है कि पीने लायक नहीं बचा है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की रिपोर्ट से कुछ इसी तरह के खुलासे हुए हैं। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 6 जगह पर चंबल नदी के सैंपल कलेक्ट किए और जो उनकी रिपोर्ट आई है वो हैरान कर देने वाली है। सभी के सभी सैंपल फेल हो गए और सभी से ये साफ हुआ कि ये पानी पीने लायक नहीं है। फिलहाल चंबल नदी के तट पर ही हम खड़े हैं और तस्वीर अपने आप में बोलेगी, बताएगी कि क्या है, किस तरह की है, किस तरह से चंबल नदी में एक के बाद एक नाले इस तरह से गिरते हैं और यही चंबल नदी को दूषित बना रहे हैं, जिनकी वजह से ये पानी पीने लायक नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने अकेलगढ़ पीएचडी पंप हाउस, भितरिया कुंड, मोजी बाबा की गुफा, चंबल रिवर फ्रंट पर बना फव्वारा घाट और पूर्वी किनारा, वहीं सिंह घाट के पास से ये सैंपल लिए जो कि बी कैटेगरी में मिले हैं और ये पानी पीने योग्य नहीं है।